Hello dear students, hello everyone. I am Arshit sir, senior NEET biology faculty at Amir Sir's Impulse Education. मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सबको वेलकम करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए ताकि इस नीट की जर्नी को हम बहुत आगे लेके जा सकें, ताकि हम बहुत अच्छे लेवल पे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। इस नीट के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम 100% श्योरिटी के साथ एक अच्छे तरीके से हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीट का जो जर्नी है उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। तो वो कॉन्सेप्ट्स हम लेके आएंगे पहले, जहाँ पे हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, आगे नीट के जर्नी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको पहले से ही जितना हम क्लियर करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ये कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस कोर्स को हम ब्रिज कोर्स बोलते हैं, जो एक कनेक्टिंग लिंक का काम करेंगे। जैसे आपने 10th लेवल्स जब आप पास आउट हो गए, उसके बाद एकदम से आप 11th की जो नीट का सिलेबस है वो समझने के लिए थोड़ा क्योंकि उसका लेवल, नीट का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बीच में कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। तो इसलिए हम ब्रिज कोर्स, एक ऐसा कोर्स लेके आए जहाँ पे उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझाने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको नीट लेवल समझने की में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। इसमें हम पूरा आपके साथ रहेंगे, पूरे जर्नी को में साथ रहेंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी PYQs हैं, जितने भी टफ़ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस जर्नी को हम एक ज़बरदस्त, एक फैसिनेटिंग और कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश करेंगे। आइए चलो हम अपने टॉपिक के आज का जो पहला टॉपिक रहेगा वो न्यूट्रिशन रहेगा। न्यूट्रिशन क्या होता है? क्योंकि न्यूट्रिशन, जैसे आपने बायोलॉजी में जब आप 10th से पढ़ के आए हो, तो सबसे पहला जो चैप्टर रहता है आपका लाइफ प्रोसेस वाला, उसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ता है आपको। सो न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन है क्या, इसके कितने टाइप्स हैं, कुछ टॉपिक, ये जो टॉपिक रहेगा उसमें क्या क्या सब टॉपिक्स रहेंगे उनकी हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स की क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स पहले हमें समझना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब जानते हैं। बेसिक चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा यहाँ पे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जब आप लोगों की, तो आप हायर कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ पाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो प्यारे बच्चों, इसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनको हम मिला के बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको बनाए रखने के लिए फूड चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो व्हाट बेसिकली न्यूट्रिशन कैसा प्रोसेस है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स की इनटेक करता है, ठीक है, और उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है बॉडी के अंदर, ताकि वो उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी हासिल कर सके। वो एनर्जी इंसान की डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो, ये है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन बेसिकली एक एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस है। हम फूड से कैसे एनर्जी को ऑब्टेन कर सके ताकि उस एनर्जी को हम लाइफ एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकें, तो वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन। समझ गए प्यारे बच्चों? सो न्यूट्रिशन, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस of
obtaining food and its utilization in the body to obtain energy ताकि हम एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम न्यूट्रेंट्स को लेते हैं, फूड कंपोनेंट्स को लेते हैं, ठीक है, और उन न्यूट्रेंट्स या फूड कंपोनेंट्स को हम बॉडी में यूटिलाइज करते हैं ताकि हमें वहाँ से एनर्जी मिले। वो एनर्जी हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। समझ के बात? इजी डेफिनेशन है, सिंपल है, इट इज़ सो इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरा, न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? कंपोनेंट्स या फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, या न्यूट्रेंट जिनको हम बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास? जैसे कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ओके, अच्छा, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और यही न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारी फूड का एक इन न्यूट्रिएंट्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को आगे जब आप क्लासेस में नीट में जब आप नीट का सिलेबस पढ़ेंगे 11th में, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में एक चैप्टर, बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर है, उसमें आप ये सारे कंपोनेंट्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस सिर्फ बेसिक चीज़ों की हम बात करेंगे कि बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स होते क्या हैं, ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है। दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है। और दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जैसे ग्लूकोज हो गया, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की मैं यहाँ पे बात करूँगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे फ्रुक्टोस हो गया, ठीक है, जैसे सुक्रोस हो गया, गैलेक्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया, ओके। अच्छा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, उनको पॉलीसेकेराइड्स के नाम से जानते हैं। जैसे काइटिन हो गया, ठीक है, जैसे पैक्टिन हो गया, हेमिसेल्युलोस हो गया, सारी चीज़ें जो है ये कार्बोहाइड्रेट वाले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन्स, प्यारे बच्चों, प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ आवर सेल्स, ठीक है। एक हमारे डाइट का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन, जो काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फैट्स हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फैट्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वाटर है, हम आपको पता है वाटर जो है हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है, 70% ऑफ द टोटल कंपोनेंट बनाता है वाटर, ओके। वाइटामिन्स जो है, वाइटामिन्स हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? क्योंकि वाइटामिन्स की वजह से हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहती है। और मिनरल्स तो पता है, मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, ये हमारे बॉडी में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमारे बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कॉम्बिनेशन होती है। हमारे सेल्स में, ठीक है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो रहता है उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन होती है। सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, जहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये सारे मिनरल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
ठीक है, सारे कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सब को मिला के एक साथ ये सब मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, हमारे फूड का हिस्सा है, हमारे फूड का हिस्सा है। तो कैसे हम इस फूड को लेते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं इस फूड को, कैसे हम बॉडी में यूटिलाइज करते हैं उसको ताकि एनर्जी मिल सके, वो पूरा प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। समझ में आ गई बात, न्यूट्रिशन क्या है? सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड, ठीक है, यूटिलाइज दिस फूड बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि वहाँ से एनर्जी हासिल हो सके, ठीक है, ओके। तो न्यूट्रिएंट्स, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। न्यूट्रिएंट्स जो है कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिज्म प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मेटाबॉलिज्म, जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल chemical reactions in the body, sum total of all chemical reactions in the body is called metabolism. Sum total of all chemical reactions in the body is called as metabolism. अब ये रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में होते हैं, इनमें से कुछ रिएक्शंस तोड़ने वाली रिएक्शंस होती हैं, कुछ जोड़ने वाली रिएक्शंस होती हैं। मतलब जहाँ पे कुछ चीज़ें जुड़ के कोई चीज़ बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, या कोई चीज़ टूट के अलग अलग चीज़ें में वो डिवाइड हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज, वो सब सम टोटल ऑफ रिएक्शंस। चाहे किसी रिएक्शन में कोई चीज़ टूट के बन रहा हो, या किसी रिएक्शन में कोई चीज़ बनने पे कोई चीज़ टूट रहा हो, सो सारे रिएक्शंस को हम मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। इनमें जो सिंथेसिस वाली रिएक्शंस हैं, जिनमें कोई चीज़ बन रहा है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, या हम उसको एनाबॉलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। और जो टूटने वाली रिएक्शंस होती है, टूटने वाली, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में प्रोटीन्स टूटते हैं एमिनो एसिड्स में, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पॉलीसेकेराइड्स, वो टूटते हैं किसमें? ग्लूकोज में टूट जाते हैं, ठीक है। तो वो टूटने वाली जो रिएक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इनको? कैटाबॉलिज्म। तो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? क्या हम कैटाबॉलिज्म को कह सकते हैं दे आर it is what is called as a destructive metabolism? Yes, catabolism is also called as destructive metabolism. और एनाबॉलिज्म को हम क्या कह सकते हैं? कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। बिकॉज यहाँ पे कोई चीज़ जो है, ठीक है, बन रही है, कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों की सिंथेसिस हो रही है, चीज़ों की सिंथेसिस हो रही है, और यहाँ पे चीज़ों का क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के केस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस है, या एनाबॉलिज्म बोलेंगे इसको, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल,
it forms what is called as carbohydrate like glucose C6H12O6, ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाता है, ओके, इस रिएक्शन के दौरान। तो कोई चीज़ मिल के, हाँ, यहाँ पे दो सब्सटेंसेस आपस में मिले और उन्होंने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज की सिंथेसिस की। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन, इसको एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। इसी तरह कोई चीज़ बन के अगर टूट रहा है, यही ग्लूकोज अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, जो एनर्जी ATP के फॉर्म में बाद में स्टोर किया जाता है। ये रिएक्शन को अगर आप देखेंगे गौर से तो ये रिएक्शन क्या है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो ये रिएक्शन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल ठीक इसका उल्टा है, किसका, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का क्या है, उल्टा है, ठीक उल्टा है इसका। आप देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिल रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होता है, टूट रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कुछ रिएक्शंस टूटने वाली होती हैं हमारी बॉडी में, कुछ रिएक्शंस सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे कोई चीज़ बन रहा हो। तो वो सारे के सारे रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, उनको कुल मिला के हम क्या बोलते हैं, उनको मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलेंगे उनको। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलेंगे उनको, ठीक है। अब चलते हैं वापस से हम न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है उस पर आते हैं। हम दो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे पास दो टाइप्स हैं न्यूट्रिशन के। एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, one is called as autotrophic, one is called as heterotrophic modes of nutrition। एक ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन को हासिल करता है, ठीक है, उस बेसिस पे न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं, दो मोड्स हैं इसके, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, एक होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ न्यूट्रिशन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is also called as self nutrition, self nutrition। Autotrophic nutrition is also called as self nutrition, ठीक है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी फूड को खुद सिंथेसाइज कर पाता है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद अपने फूड को प्रिपेयर कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है, सेल्फ न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। इसके दो टाइप्स हैं, इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, इसके फर्दर दो टाइप्स हैं। अब वो जो फूड सिंथेसाइज किया जा रहा है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है, तो वो कौन सा चीज़ यूज़ करके फूड को सिंथेसाइज करते हैं, क्या वो सनलाइट का यूज़ करते हैं फूड को सिंथेसाइज करने में, या फिर कोई दूसरी प्रकार की एनर्जी का यूज़ करता, किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करता है। तो उस बेसिस पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरे हमको बोलते हैं केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं किसके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिससे एक ऑर्गेनिज्म खुद से अपनी फूड को सिंथेसाइज कर पाता है, खुद से प्रिपेयर कर पाता है,
उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाता है, उसको डिपेंड हो रहना पड़ता है आउटसाइड सोर्सेज से, प्लांट्स पे या बाकी ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं वो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? समझ में आ गई बात? सिंपल है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म खुद से अपनी फूड को सिंथेसाइज कर पाता है और यहाँ पे खुद से फूड को सिंथेसाइज नहीं कर किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अदर न्यूट्रिशन। इसको अदर न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, इसके फर्दर टाइप्स हैं, जैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। इसमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इसमें आते हैं। मेन यहाँ पे मैं बात करूँगा होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। पहले इस पे चलते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक वाला जो है, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्या बेसिकली, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड को सिंथेसाइज कर पाते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को सिंथेसाइज कर पा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है, अच्छा यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हम बता सकते हैं ना, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपनी फूड को कैसे सिंथेसाइज कर पाते हैं? क्या हम उनको फोटो ऑटोट्रॉपिक कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे यूज सनलाइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, फोटो ऑटोट्रॉपिक। दूसरा होता है कैमो ऑटोट्रॉपिक। कैमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है कोई दूसरे केमिकल का यूज़ करता है, वहाँ से फूड की एनर्जी को ऑब्टेन करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना, जो डीप सी में रहते हैं, समंदर के बिल्कुल जिसको थर्मल वेंट्स बोलते हैं, डीप समंदर के बॉटम पे रहते हैं, जहाँ तक सनलाइट जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म, वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, तो उन बैक्टीरिया में क्योंकि लाइट वहाँ पे नहीं पहुँचती है, सनलाइट, तो वो अपनी जो न्यूट्रिशन है वो कैसे हासिल करते हैं, वो एनर्जी को कैसे हासिल करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को चला सके। याद रखना, कैमो ऑटोट्रॉपिक इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें कुछ केमिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो है उनके ऑक्सीडेशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन हो गया, CH4 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, H2 हो गया, या एमोनिया हो गया, NH4 हो गया, ठीक है। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनका ऑक्सीडेशन करके, ठीक है, एनर्जी का यूज़ किया जाता है, एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। इनको ऑक्सीडेशन करके एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। उसी एनर्जी को डेली लाइफ एक्टिविटीज़ या उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती है, जो एनर्जी की डिमांड है वो पूरा करने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं इस एनर्जी को। सो एनर्जी कहाँ से मिलता है? जब इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे लाइट यूज़ नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है, इनके दरमियान ऑक्सीडेशन किया जाता है ताकि एनर्जी को डिराइव कर सके। ओके, सो इस तरह की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं क्या? कैमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैमोसिंथेसिस। इसको हम कैमोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, जबकि इस प्रोसेस को, ये वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस होता है।
कीमोसिंथेसिस की अगर हम एग्जांपल लेंगे, कीमोसिंथेसिस में कुछ बैक्टीरिया आते हैं, जैसे सल्फ़र बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, सल्फ़र बैक्टीरिया हो गए, कुछ साइनोबैक्टीरिया वो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो काफ़ी एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में जो रहते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या, आर्की बैक्टीरिया, उसमें सल्फ़र बैक्टीरिया आता है। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया में भी कुछ सारे साइनोबैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं साइनोबैक्टीरिया में आते हैं जो इस प्रोसेस को, कीमोसिंथेसिस को करते हैं, अपनी एनर्जी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए केमिकल सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करके वो पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस आपने समझ लिए, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड केमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, चलिए हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसके फर्दर टाइप्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर is taken as food, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो फूड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज़ करते हैं, इनटेक करते हैं, या सॉलिड फूड सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें हम भी आते हैं, हम भी अगर हम देखें ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, या जो बाकी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप अपनी एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एमीबा हो गया, ठीक है, एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है तो ये यूनिसेलुलर, ठीक है, ठीक है, एक ही सेल के बने हैं, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ह्यूमन बीइंग जैसा है, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन इनगल्फ करते हैं, और उसके बाद, ठीक है, एमीबा में आपने देखा होगा सीडोपोडिया रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो जाता है, एक फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बना जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया। वो सीडोपोडिया के अंदर फूड ट्रैप हो जाता है, वैक्यूल बनाता है, जिसके अंदर एंजाइम्स जाते हैं, वो लाइसिस करते हैं उस फूड पार्टिकल की, ठीक है। बाद में जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो जिस प्रोसेस से फूड अंदर आया था एमोबा के सेल के अंदर, उसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, और जिस प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल बाहर चला गया उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस तो आपने, ये सिंपल प्रोसेस जो है इसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक चैप्टर आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये फैगोसाइटोसिस वाला कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और थोड़ा सा हम उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि वो टॉपिक्स जो हैं वो आगे के जो लेक्चर्स हैं उनके साथ लिंक हो सके। ओके, पैरामीशियम में सेम प्रकार की न्यूट्रिशन होती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है,
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इनटेक किया जाता है, उसके बाद उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्ट करने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हो जाती है और फिर उसकी इजेशन हो, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन हो जाता है। तो इसके 5 स्टेप्स हैं, इसके 5 स्टेप्स हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। नंबर 1, इंजेशन। आपने फूड मटेरियल को इनटेक किया, दैट्स सिंपली इंजेशन, ओके। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स जो फूड है, जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो आपने इनटेक किया, उसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ लेंगे, इनटेक करेंगे, तो पहले उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, पहले उसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ सके, तभी जाके एब्जॉर्प्शन होगा, तभी जाके क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस, डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है, सेकंड स्टेप जो मैंने बोला, सेकंड स्टेप जो है इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, ठीक है, इसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और ये प्रोसेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर द सब्सटेंसेस, chemical substances which are used to catalyze the reactions. डाइजेशन जो है ये भी एक रिएक्शन है, ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये कैटेलाइज करने के लिए जिन केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। सो एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं यहाँ पे, ओके। और इस ऑर्गेनिक फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये डाइजेशन हो गया। इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि एक डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद वो डाइजेस्टेड फूड जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सेल्स के साथ ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड होते हैं। वो ब्लड वेसल्स, ठीक है, इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ completely digested food from small intestines into the bloodstream is called as absorption. इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये फूड पार्टिकल्स जो हैं ब्लड के मीडियम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हर सेल्स तक पहुंचाया जाता है। तो वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ बॉडी के अंदर, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, उस फूड को बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एसिमिलेशन बोलते हैं इसको, एसिमिलेशन, ठीक है। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फिर बाद में उसको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इजेशन बोलते हैं इसको। सो 5 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और इजेशन हो गया। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसका हेटेरोट्रॉपिक का,
दैट इज कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है प्यारे बच्चों? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड हासिल करता है, ठीक है, ऑब्टेन करता है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड from dead and decaying organic matter। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, वहाँ से जो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल फंजी की बात करें, फंजे की अगर हम बात करें, फंजे जो है, ठीक है, फंजे का नाम सुना होगा आपने, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। ये क्या करते हैं? देखो, कोई अगर फूड पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फंजे इसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। फंजे क्या करते हैं? इसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं और इसके बाद बाहर इस फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट। ये फूड अब जैसे डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, फंजे के बॉडी के बाहर डाइजेशन होती है और बाद में ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये एक यूनिक प्रकार की एक न्यूट्रिशन है जिसमें फंजे क्या करते हैं? फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे, बाहर उसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे, ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद उस फूड को क्या लेंगे? बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरह की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आ गई बात प्यारे बच्चों? शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ये एक ऐसी इंटरेक्शन है, ठीक है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट, क्या बोलते हैं जिसको? पैरासाइट, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जिसको पैरासाइट बोलते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को डिराइव करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिजम्स की आपस में एक इंटरेक्शन होती है, एक रिलेशनशिप होती है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करता है। इस तरह की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं क्या? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? डिफाइन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. It is that mode of nutrition. It can be defined as the type of nutrition in which one organism called as parasite derives its nutrition from another organism called as host. This type of nutrition is called as parasitic mode of nutrition. And always remember कि पैरासाइट जो होता है इसको हमेशा फ़ायदा मिलता है, और जिससे ये न्यूट्रिशन को हासिल करता है, जहाँ से ये डिराइव करता है, मतलब होस्ट, वो हमेशा नुकसान में होता है। तो इन दोनों की इंटरेक्शन या रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसको पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन बोलता है, ठीक है, शाबाश। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, दे आर द टाइप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स खुद से अपनी फूड को सिंथेसाइज कर पाते हैं। इसमें फोटो ऑटोट्रॉपिक आएगा, इसमें केमो ऑटोट्रॉपिक आएगा। दो मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। इनके फर्दर फिर हमने
एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, कैसे केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, कैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को केमोसिंथेसिस बोलते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन के 2 मेन टाइप्स हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आपको ये 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वाला जो है, ठीक है, और इसके 2 टाइप्स आपने अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे आगे, उनको हम ब्रिज कोर्स के साथ जोड़ने की पूरा उसको ब्रिज कोर्स का ही हिस्सा रहेंगे वो। और आगे जाके और भी फिर हमारा नीट का जो कोर्स रहेगा उसमें डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। बायोलॉजी की इस फैसिनेटिंग जो जर्नी रहेगी, ठीक है, इसको हम और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। सारे जो बच्चे हैं उनको कनेक्टेड रहने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप जितना हो सके आप इस प्लेटफॉर्म पे आके कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो कितने भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हों, ठीक है, आपको बस वो सिंपल बनाने के लिए अर्शित सर अवेलेबल है, हर टाइम अवेलेबल है। आपको नीट की जर्नी को इतना आसान बनाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि नीट कोई मुश्किल काम है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल आसानी से इसको क्रैक करेंगे, ठीक है, इतना मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। और जो भी डाउट्स रहेगा आपके, या जो भी बायोलॉजी के रिलेटेड जो भी मुश्किलात या डिफ़िकल्टी रहेगी, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।